नमस्कार दोस्तों। म्यांमार में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि हिंसा के बजाय अगर प्रदर्शन कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो लोकतंत्र बहाली समर्थक हैं, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं और जो सेना है, जो वहाँ के सुरक्षाकर्मी हैं, वो अब प्रदर्शनकारियों पर सीधे फायर खोल रहे हैं। जो ताजा घटना है उसमें 18 लोगों की मौत हुई है। एक म्यांमार की ये घटना, म्यांमार के हालात। दूसरे, चीन में जिन लोगों ने इस पर सवाल खड़े किए हैं कि 4 मरे थे गलवान घाटी में, 9 मरे थे, 14 मरे थे या 45 मरे थे, ऐसे कुछ पत्रकारों पर अब चीन का जो वहाँ का शासन प्रशासन है, वो शिकंजा कसने में लग गया है। ऐसे कई लोगों को, स्वतंत्र आवाज़ों को कुचलने का एक दमन चक्र वहाँ देखने को मिल रहा है। एक तीसरी घटना ये सामने आ रही है कि कुछ टर्किश ग्रुप और कुछ अल-कायदा से जुड़े हुए लोग, इनमें कुछ मिली-भगत है, कुछ नेक्सस है और हमारे नेपाल से लगे हुए बॉर्डर से कोई बहुत दूर नहीं, बल्कि नज़दीक ही वो अपने कुछ ठिकाने बनाने में लगे हुए हैं। इन 3 मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ जाने-माने रक्षा विशेषज्ञ, टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ और बहुत ही काउंटर टेररिज्म हो चाहे वार सिचुएशंस हों, उनमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके मेजर जनरल ए.के. सिवाच मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सिवाच साहब, आपका बहुत स्वागत। मेहरबानी चौधरी साहब। सिवाच साहब, सबसे पहले अगर हम म्यांमार की सिचुएशन पर डिस्कशन करें, तो म्यांमार में जो हालात हैं, वो तो बहुत चिंताजनक होते जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने चौधरी साहब। देखो, दो तीन बातें हैं जो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हैं। एक तो जिस प्रकार से आर्मी ने कू किया है, वो एक प्रकार से सोचा नहीं था कि अब ऐसे टाइम में आर्मी कुछ कर देगी। और ऐसा लगता है ये जो भी किया है कू मिलिट्री ने, ये इसमें चीन का बड़ा हाथ है। चीन चाहता था कि क्योंकि अभी ऐसी सिचुएशन आ रही थी कि जो ऑंग सान सू की थी, वो ज्यादा पावरफुल बन गई थी अभी इलेक्शन के बाद। वो हो सकता है वो चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर पे कोई अपना कोई ना कोई ऐसा कार्रवाई करती कि इसके कारण इसके अंदर पैसा कम मिलता या इसका जो पूरा पोर्टफोलियो उसको रिड्यूस कर देते। तो ऐसे में चीन का बड़ा इंपॉर्टेंट हाथ लग रहा है इसके अंदर जो ये कू करा है। और सेकंड बात यह है कि जो बहाना मारा जा रहा है मिलिट्री कू कराने का जो म्यांमार की आर्मी का, कि भाई वहां पर इलेक्शनों में रिगिंग हुई थी और उसके कारण जो है हमने पावर लिया और पावर हम हैंड ओवर कर देंगे। वो भी बात ठीक नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जिसने इलेक्शन कराए थे उसने साफ बता दिया है कि इलेक्शन बहुत फेयर थे। और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी इलेक्शन देखे हैं, परखे हैं। और कहीं ना कहीं मिलिट्री की जो पावर थी, मिलिट्री रूलर थे, उन्होंने ये भी देखा कि जिस प्रकार से उनकी बैक जो पार्टी को वो बैक कर रहे थे, उनको 5% ही वोट मिले। और ऑंग जी। सान सू की पार्टी जो है ऑलमोस्ट 2/3 मेजोरिटी लेके आई। तो उनको भी कहीं ना कहीं खतरा ये था कि इस आने से कहीं पार्लियामेंट के कोई तो ऐसा तो अमेंडमेंट नहीं ले आएगी ऑंग सान सू की, जिससे जो 25% इनकी सीटें रिजर्व है या कुछ एक पावर जो दी हुई है मिलिट्री को म्यांमार में, उसको कोई खतरा हो। देखो, आप जानते हो कि जब से ये इंडिपेंडेंस हुआ है 1948 में, 1948 से 61 साल तक इनकी कोई डेमोक्रेसी थी, वो भी इतनी खास कोई कहने वाली डेमोक्रेसी नहीं थी। पर 1961 से लेके 2011 तक मिलिट्री ने ही रूल किया है। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि जो डेमोक्रेसी है वहां सेट नहीं हो पाई है। ऑंग सान सू की को नोबेल प्राइज भी मिला, वो बहुत जेल में रही और वो चाहती थी ह्यूमन राइट्स के कॉज पे जो म्यांमार में एक प्रकार से एक साफ सुथरी गवर्नमेंट लाए, और किसी हद तक वो जी। काफी सक्सेसफुल भी थी। मगर जो अब इन्होंने मिलिट्री कू किया, तो मगर इसमें चेंज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है
अभी लोग नहीं चाहते कि मिलिट्री रूल हो, वो चाहते हैं डेमोक्रेसी हो। उनको वो जो लोग हैं वो साथ है आंग सान सू की के। ये एक बदलाव है इस बार। इसीलिए जबकि वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है मिलिट्री रूलर ने, जो उन्होंने मना कर दिया है कि कोई रोड पे नहीं आएगा और इमरजेंसी है, मगर फिर भी लोग सड़कों पे आ रहे हैं और नारे लगा रहे हैं मिलिट्री के अगेंस्ट, और वो डेमोक्रेसी चाहते हैं और वो आंग सान सू की को चाहते हैं कि इसको रिलीज किया जाए। और ऐसे में जबकि म्यांमार आर्मी एक प्रकार वायलेंस का इस्तेमाल कर रही है, उनके ऊपर गोलियां चलाई, कम से कम 25 से 30 आदमी मारे भी गए, मगर ऐसा लगता है धीरे धीरे लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर सड़कों पे आ गए हैं। और अब वो बात नहीं है जो पहले हुई थी 2011 से पहले जब मिलिट्री रूल था। अब लोगों ने डेमोक्रेसी का फ्रूट देख लिया है, वो चाहते हैं दोबारा डेमोक्रेसी आए, मिलिट्री रूल को नहीं चाहते, इसलिए लोग सड़कों पे आ गए हैं। इसके बावजूद कि मिलिट्री जो है पावर यूज कर रही है और असली बुलेट्स का इस्तेमाल कर रही है, मगर मुझे लगता है ऐसे समय में आने वाले टाइम में और भी लोग सड़कों में आएंगे जैसे यंगून में आए, और मुझे लगता है कि मिलिट्री को इनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और 20 फरवरी को भी फायरिंग हुई थी जिसमें 3 लोग मारे गए थे, जिनमें एक महिला भी शामिल थी। एक और घटना हुई है जनरल साहब, यूनाइटेड नेशन में म्यांमार के जो राजदूत हैं क्या मोतुन, वो वहाँ के हालात बयान करते करते रो पड़े। और उन्होंने ये कहा कि जो सेना का के खिलाफ लोग आवाज उठा रहे हैं, उनका दमन किया जा रहा है, वहाँ लोकतंत्र बहाली में यूएन जो है वो मदद करे। और अभी सूचना ये मिल रही है कि सेना ने यूएन में जो इनका राजदूत था उसको भी बर्खास्त कर दिया है, पद से हटा दिया है। यानी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बोला। देखो वो जो एम्बेसडर था यूनाइटेड नेशन में म्यांमार का, वो पुरानी गवर्नमेंट ने बनाया हुआ था, और उसने सच्चाई बोली, साफ सुथरे शब्दों में बोला कि जो कार्रवाई हो रही है म्यांमार में वो बहुत ही दुख भरी है, और वो चाहते हैं यूनाइटेड नेशन और दूसरे देश इसके अंदर दखल अंदाजी करें, डेमोक्रेसी को लाएं। और उनके वो रो पड़े और एक बड़े भावुक हो गए। इसमें सच्चाई है कि जो बोला उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला, मगर दो चार बातें हैं। एक तो अभी इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया है, यूएस ने भी लगाया है और कुछ एक यूरोपियन कंट्रीज औरों ने भी लगाया है, मगर सच्चाई ये भी है कि कितने इकोनॉमिक सैंक्शन म्यांमार पे सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि म्यांमार एक ऐसा देश है जैसे नॉर्थ कोरिया, वो ज्यादा एक्सपोर्ट ट्रेड नहीं करता दूसरों के साथ, ज्यादातर ट्रेड उसका है चाइना के साथ। अगर इस प्रकार से सैंक्शन लगी तो वो चीन के नजदीक और भी चला जाएगा। ये भी एक डर बहुत ज्यादा है। जो यूरोप की डेमोक्रेसीज है, यूएस है, वो सोच विचार कर रहा है कि ऐसा तो ना हो कि म्यांमार और भी नजदीक चले जाए चीन के। क्योंकि ये जो कार्रवाई की है ये सारी चीन की ही मिली भगत लग रही है, कि चीन के कहने पे ही म्यांमार ने की मिलिट्री ने कू किया है, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा फायदा है चीन को इसमें। क्योंकि चीन मिलिट्री के थ्रू वो कोआ कप्पू के अंदर एक पोर्ट बना रहा है, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, उसकी अपनी जो रोड बनी है जिसमें आराकान मिलिटेंट्स दखल अंदाजी कर रहे थे उनको भी अब ये चुप करा लेगा। तो ऐसे में वो जो उनकी रोड है यूनान प्रोविंस से लेके रखाइन प्रोविंस तक म्यांमार के, वो अब जल्दी बनेगी और उनका कंट्रोल म्यांमार पे ज्यादा हो जाएगा चीन का और इन्फ्लुएंस। तो ऐसे में अगर कोई इकोनॉमी सैंक्शन लगाती हैं, इकोनॉमिक सैंक्शन लगती हैं जो लगाती हैं दूसरी कंट्री, कितना उसका इंपैक्ट होगा ये एक क्वेश्चन मार्क होगा। अभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम चौधरी साहब है, भारत क्या रवैया करे। भारत जी ऐसे जी। समय में किस प्रकार का रुख अपनाए। क्या वो अमेरिका की तरह खुल के आए और बोले कि भाई जो हुआ है वो गलत हुआ है और सैंक्शन लगनी चाहिए, और क्या वो चुप रहे। तो ये एक म्यूट क्वेश्चन है, क्योंकि भारत की स्थिति बड़ी नाजुक है। उसके दो तीन रीजन है। एक तो आपको पता है कि जब 1961 के अंदर मिलिट्री रूल आ गया था तो भारत ने कोई संबंध नहीं रखे म्यांमार के साथ काफी टाइम तक, और यही कहा कि जब तक डेमोक्रेसी नहीं आती भारत नहीं रिलेशन रखेगा। मगर हमने ध्यान दिया कि उसमें नुकसान भारत का हुआ।
क्योंकि जो उनका वेस्टर्न पोर्शन है वहां पर जो मिलिटेंट और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे उन्होंने अड्डा बना लिया और चाइना ने उनको एक प्रकार से मदद दी। तो ये नागा मिलिटेंट, मिजो नेशनल फ्रंट, एनएससीएन, उल्फा ये ऑपरेट करते थे। फिर 1990 के बाद हमने सोचा कि हम तो ये डिसाइड नहीं कर सकते म्यांमार की गवर्नमेंट कौन सी होगी। जो भी गवर्नमेंट होगी भारत को उसके साथ मेल मिलाप करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमें पीस चाहिए तो म्यांमार के साथ संबंध अच्छे रखने हैं। तो हमने 1990 के बाद म्यांमार की जो मिलिट्री रूल थी उसके साथ बातचीत की और हमारे संबंध बढ़े। उससे हमें बहुत फायदा हुआ। उससे फायदा जी हुआ जी ये जो एक्सट्रीमिस्ट थे जो ऑपरेट कर रहे थे वेस्टर्न म्यांमार में, उनकी बेसिस को ध्वस्त कर दिया गया और शांति आई हमारे नॉर्थ ईस्ट में। और ऐसे के बाद जब 2011 के बाद जब ये ऑंग सान सूची की गवर्नमेंट आई है 3-4 साल पहले, उससे काफी फर्क पड़ा और भी हमारे रिलेशन इंप्रूव हुए, मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशन हुए। हमने सबमरीन भी दी, हमने मिलिट्री हार्डवेयर भी दिया। तो हमारे संबंध बहुत अच्छे हो गए हैं सिविल गवर्नमेंट के साथ भी, मिलिट्री टू मिलिट्री। ऐसे में हम एक बड़े ऐसे चौराहे पर आ गए हैं जहां पर हमें समझ बहुत ध्यान से कि अगर हम मिलिट्री रूलर के अगेंस्ट बोलने, इकोनॉमिक सैंक्शन लगाएं तो हमारे संबंध खराब हो सकते हैं। और हमें म्यांमार की बहुत जरूरत है लुक एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए, क्योंकि ये गेटवे टू ईस्ट है। और ये जो जी हमारा बढ़ रहा है अभी हाईवे, जो ट्राइलेटरल हाईवे भारत से लेके म्यांमार, फिर थाईलैंड, उसके बाद कंबोडिया, लाओस जाएगा, उसकी डेवलपमेंट चल रही है। उसके बाद हमारा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है जो कि कलकत्ता से सितवे पोर्ट में जाता है म्यांमार के, और उससे फिर रोड से और वाटरवे से वो आइजोल में आता है। इसका मतलब कलकत्ता से आपको पूरा बाईपास करके नॉर्थ ईस्ट में आ सकते हो, आपको रैंड लूट से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी जो मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है वो भी। तो इसलिए हम चाहेंगे कि डेमोक्रेसी आए तो बहुत अच्छी बात है, मगर अगर ऐसा नहीं होता है तो मिलिट्री रूलर है उसके साथ भी हमें रिलेशन रखने की जरूरत है। ये हमारी मजबूरी है, हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो हम दोबारा उस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि जब ये वेस्टर्न पोर्शन है वो एक्सट्रीमिस्ट के हाथ में चला जाएगा और वो हमारे देश की शांति के लिए अच्छा नहीं होगा। जी जी। एक खबर चीन को लेकर के भी आ रही है। अभी चीन का जिक्र आपने किया, म्यांमार के संबंध में भी। अ, जो गलवान घाटी में 15 जून को हुआ था, उसको लेकर के अलग अलग एजेंसियों, अलग अलग देशों के अलग अलग दावे हैं। और अभी हाल में रूस की एक एजेंसी ने भी 45 के मारे जाने की सूचना दी थी कि चीन के 45 जवान मारे गए थे। द प्रिंट की एक रिपोर्ट आ रही है, रक्षा सुरक्षा मामलों से जुड़े हुए जो विशेषज्ञ हैं और जो चीन के साथ वार्ताओं में शामिल होते रहे हैं, कुछ उन सूत्रों से उन्होंने कहा है कि उनके वार्ताकारों ने भी अलग अलग समय पर कभी 4, कभी 9, कभी 14 संख्या बताई है। लेकिन जो गलवान घाटी में चूंकि रात भर वो संघर्ष चला था, तो वहां के भी सूत्रों का ये कहना है कि कम से कम हमारा अनुमान ये है, पक्के तौर पर तो कोई नहीं कह रहा है, कि 25 से 40 या 45 लोग जरूर उनके सैनिक मारे गए हैं उस संघर्ष में। तो चीन की तो ये रणनीति रही है हमेशा कि वो अपने हताहतों की सही संख्या नहीं बताता है। पर जो ये अंतर विरोधी सूचनाएं आ रही हैं, आ, चीन पहली बात तो ये है कि छिपाता क्यों है। नंबर दो, कि जो ये अंतर विरोधी सूचनाएं आ रही हैं, इन पर जब सवाल खड़े किए वहां के मीडिया के कुछ लोगों ने, तो अब सूचना ये आ रही है कि कम से कम 3 ऐसे मीडिया कर्मियों को वहां के शासन प्रशासन ने एक तरीके से गिरफ्तार किया है। उन पर शिकंजा कसा है कि आप देश की बातें इस तरीके से जो राष्ट्रीय स्तर पर अधिकृत तौर पर बताई गई है, उन पर संदेह के प्रश्न खड़े करके चीन को एक तरीके से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चीन में डेमोक्रेसी तो है नहीं, तो उस तरीके के लोकतांत्रिक अधिकार भी प्रेस को नहीं है या लोगों को नहीं है। वहाँ वो एक बहुत बड़े उद्योगपति को भी पिछले दिनों नजरबंदी का सामना करना पड़ा। 2 महीने बाद वो लोगों के सामने आए
तो चीन की जो ये सिचुएशंस है, इसको आप किस तरीके से समझाएंगे हमारे दर्शकों को? देखो चौधरी साहब, चीन जो है एक ऐसा देश है जो कि कम्युनिस्ट कंट्री है, ऑटोक्रेटिक है, और एक प्रकार से आप बोलोगे डिक्टेटरशिप है, सी जिनपिंग का ही राज है, और कम्युनिस्ट पार्टी ही उसको गवर्न करती है। और डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है, फ्री प्रेस नहीं है। जो चीज गवर्नमेंट बोलती वैसे ही होता है। उनका जो माउथ पीस है, ग्लोबल जो पोस्ट है, उससे ही जो चीज छपती है वही सच्चाई है, लोग बोल नहीं सकते। तो ऐसे में अगर कोई मीडिया आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। और जिस प्रकार जी। से ये सच्चाई की बात है, ये जो कि तीन बड़े बड़े ये जर्नलिस्ट थे, उन्होंने सच्चाई छापी कि भाई जो गलवान के अंदर झड़प हुई थी भारत और चीन की फौज के बीच में, भारत के जवान 20 के करीब शहीद हुए थे, ये सच है। भारत ने इमीडिएटली उसको डिक्लेयर किया और उनको एक प्रकार से ऑनर किया। मगर चीन एक बिल्कुल। ऐसा देश है, वो अपने जवानों को जिन्होंने देश के लिए जान निछावर की, उसका भी ध्यान नहीं देता, और वो छुपाए रखा। क्योंकि वो किस मुंह से बोले कि हम तो एग्रेसर थे, हम तो भारत के अंदर आए और भारत ने चीन के दांत खट्टे कर दिए। भारत के तो 20 जवान शहीद हुए, पर चीन के कम से कम 45 के करीब जवानों को मार गिराया, निहत्थे भारत के जवानों ने। जबकि वो वेल जी। प्रिपेयर्ड थे, बारबरिक हथियार लेके आए थे, आयरन रोड लेके आए थे, बैटन लेके आए थे। इसके बावजूद कि भारत के जवान निहत्थे थे, उन्होंने उनसे डबल बंदों को मार दिया। तो ऐसे में जो चीन है, वो एक ऐसी देश है जिसमें सच्चाई नहीं निकल सकती। ये आज तक नहीं पता चल रहा कि वुहान से जो ये कोविड-19 फैला है, क्या वो लेबोरेटरी से फैला है या जो उनकी लाइव मार्केट थी वहां से फैला। क्योंकि ये अभी डब्ल्यूएचओ भी नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि जब आप जाते हो चीन में, वहां पर कुछ भी पता लगाना बड़ा मुश्किल है। वहां पर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है, वहां पर लोगों को दबाया जाता है, वहां पर जो गवर्नमेंट बोलती वही होता है। ऐसे में कोई भी सही इंफॉर्मेशन आना एक प्रकार से आप सोच सकते हो वो नामुमकिन के बराबर है। तो ये जो हो रहा जी। है, ये इस प्रकार से अभी आपने जो बड़ा ठीक बताया कि यही नहीं, जो उनका सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, उसको भी क्योंकि वो थोड़ा सा ओपनली बोल रहे थे चीन के अगेंस्ट, तो उसको भी एक प्रकार से उन्होंने दबा दिया और 2-3 महीने उसको अंडरग्राउंड जाना पड़ा। तो ऐसे में सच्चाई ये है कि जो चीन है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। मगर इसके अलावा चीन की हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की तारीख में क्या है, जो कि ये एक्सपेनिज्म एटीट्यूड है, विस्तारवादी गतिविधियां जो कर रहा है पूरे वर्ल्ड में, ये एक खतरे की निशानी है। जिस प्रकार से वो साउथ चाइना सी में अभी 9 डैश बना के, आर्टिफिशियल आइलैंड बना के अपना इकोनॉमिक जोन बढ़ा लिया है। उसकी प्रॉब्लम है फिलीपींस के साथ, मलेशिया के साथ, इंडोनेशिया के साथ, ब्रुनेई के साथ, वियतनाम के साथ। उसके बाद उसने ईस्ट चाइना सी में उसकी प्रॉब्लम है सैनकाकू आइलैंड में आपका जापान के साथ। ताइवान को वो जबरदस्ती हड़पना चाहता है, पूरी कोशिश कर रहा है। हांगकांग के जो कि 50 साल तक वो रूल चेंज नहीं करने थे, वन स्टेट टू रूल, वो नहीं अपना रहा, उसको न्यू सिक्योरिटी लॉ लेके आ गया है। अपने विगर मुसलमानों को जो सिंगजांग प्रोविंस में एक प्रकार से कंसंट्रेशन कैंप में रखता है। तिब्बत के अंदर ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहा है, और भारत के अंदर ये लद्दाख के अंदर। तो ऐसे में जो चीन है एक विस्तारवादी की गतिविधियों चल रहा है और इंडो पैसिफिक में दादागिरी कर रहा है। तो पूरे डेमोक्रेसीज को इकट्ठा होना पड़ेगा और जो बाइडेन की गवर्नमेंट को पहल लेनी पड़ेगी। लगता है हो रहा है, और अभी डर बैठा है चीन को, और तभी चीन ने हाथ बढ़ाया आगे भारत की तरफ दोस्ती का, और वो नॉर्थ पंगैंगसो से वापस गया है और भारत साउथ पैंगोंग में। मुझे लगता है अच्छी पहल है, अच्छी बात है। मगर हमने चीन को दिखा दिया कि हम आपकी आंखों में आंखें डालेंगे और हम आपको मजबूर करेंगे जाने के लिए, और चीन पीछे चला। अब चीन किस मुंह से बोला कि उसने कम से कम 20 से 25 से 40 आदमी को घुमाया। तो एक प्रकार से जो चीन है सच्चाई छुपाता है। वहां पर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है, ट्रांसपेरेंसी ओपननेस नहीं है। अगर कोई सच्चाई बोलता है तो उसके अगेंस्ट सख्त कार्रवाई की जाती है। उनका जो मीडिया है वो कंट्रोल्ड है, और वो जो ग्लोबल पोस्ट बोलती है या जो चाइना पोस्ट बोलती है, ग्लोबल टाइम्स या चाइना पोस्ट, वही एक प्रकार से सच्चाई मानी जाती है। ये विडंबना है पूरे वर्ल्ड की
कि जो चीन है एक प्रकार से एक कंटेन्ड डेमोक्रेसी है, उसको सच्चाई तौर पे आप कह सकते हो कि एक ऐसा देश जिसके बारे में ये पता लगाना मुश्किल है इसने क्या करने वाला है, क्या कर रहा है और क्या किया है। सिवा सब एक खबर आ रही है कि पहले तो ये खबर आई थी कि टर्की की कुछ स्पेशल फोर्सेस बलूचिस्तान में और कुछ एलओसी के आसपास भी तैनात की गई हैं। अब और सूचना आ रही है कि कुछ टर्किश ग्रुप और अल कायदा ये मिलजुल करके कोई खेल खेल रहे हैं नेपाल के बॉर्डर के हमारे पास। ये क्या सूचना है और ये कितनी खतरनाक हो सकती है, और भारतीय सुरक्षा और दूसरी एजेंसियों को कितना सतर्क होने की जरूरत है, किस तरह की तैयारियां करने की जरूरत हाँ बिल्कुल ठीक बोला चौधरी साहब, ये एक बड़ी खतरनाक इंफॉर्मेशन है और ये इंफॉर्मेशन कोई नई नहीं है, इसके बारे में भारत को पहले से ही पता था। क्योंकि देखो भारत को मालूम है जो आईएसआई का गढ़ जो है वो काठमांडू और नेपाल में है। और उसका इस्तेमाल करके वो जब टेररिस्ट को भेज नहीं पाता जम्मू और कश्मीर से, तो वो इसका भी इस्तेमाल किया उसने, नेपाल से भेजे, नेपाल से उसने ड्रग्स भेजे हैं, नेपाल से उन्हें फेक करेंसी भेजी है। क्योंकि ओपन बॉर्डर है, पोरस बॉर्डर है, पीपल टू पीपल जाते हैं, तो इसका इस्तेमाल आईएसआई ने बहुत ज्यादा किया है। और अभी जो ये टर्की के अल कायदा के जो जिसके साथ टर्की का एक प्रकार से नाता है, ये एक ग्रुप्स हैं जिसका इस्लामी संघ नेपाल से मेल मिलाप है। और ये एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बोली जाती है, मगर सच्चाई में क्या है, ये जो अल कायदा की ऑर्गेनाइजेशन है जो टर्की से संबंध रखती है, वो जो तराई रीजन है, जो नेपाल का तराई रीजन हमारे बिहार, वेस्ट बंगाल और उसके बाद आपका यूपी और उत्तराखंड के साथ मिलता है, वहां पर ये कार्रवाई कर रहा है। ये बड़े इन्होंने एक प्रकार से मॉस्क बनाई हैं और उसके बाद मदरसा बनवाए हैं, और उससे जी। ये एंटी इंडिया सेंटीमेंट पैदा कर रहा है। तो ये कार्रवाई बड़ी थोड़ा सा सरप्राइज करने की है। ये आईएसआई के साथ भी मिला हुआ है, जो कि ये भी सच्चाई है। तो आईएसआई भी कर रहा है ये कार्रवाई कि ये जो तराई हिल के अंदर कन्वर्जन भी हो रहा है, बहुत ज्यादा कन्वर्जन हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत ज्यादा मदरसा और आपके मॉस्क आ गए हैं जितनी पॉपुलेशन नहीं है। तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय है और भारत को तीन चार चीजें करनी चाहिए। देखो भारत को जी। मालूम है ये होने वाला है, और अभी हमारी जो एसएसबी है वो एक पैरामिलिट्री फोर्स है जिसका जो गार्ड करती है आपका भूटान और नेपाल को, जिस प्रकार से आईटीबीपी करती है चाइना बॉर्डर पे, और बीएसएफ करती है पाकिस्तान के और आपका बांग्लादेश में, और नॉर्थ ईस्ट को जो है म्यांमार के साथ आपकी करती है असम राइफल। तो ऐसे एसएसबी को इतनी वो वेयर विदॉल नहीं है, इनके पास ना ड्रोन्स हैं, ना सर्वेलेंस इक्विपमेंट, ना रडार्स हैं, इनको देने पड़ेंगे क्योंकि ये खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि हमने सोचा था कि भूटान और नेपाल के साथ जो हमारा बॉर्डर पीसफुल है, हमारा बॉर्डर पीसफुल तो है, मगर नेपाल के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वो इनको कंट्रोल कर पाए। और तो इसका इस्तेमाल वो उठाते हैं, वो यहाँ पर लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ इस इलाके को इस्तेमाल करके वो एंटी सोशल और एंटी टेररिस्ट और टेररिस्ट एक्टिविटी भारत के अंदर फैला रहे हैं, और ये लॉजिस्टिक बिल्डअप भी करते हैं, यहीं से ये फेक करेंसी भेजते हैं, यहीं से वो ड्रग भेजते हैं, यहीं से वो आतंकवादी भेजते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि एसएसबी को भी और मजबूत करना पड़ेगा, और आने वाले समय में हो सकता है हमें फेंस भी लगानी पड़े। क्योंकि अभी तो जी। हम सोचते हैं कि भारत और नेपाल का बॉर्डर पोरस है, वीजा की जो इतनी पासपोर्ट नहीं लोग आ जा सकते हैं, मगर अगर आतंकवादी इसका इस्तेमाल करेंगे और ऐसे अलकायदा के जो बैक ग्रुप हैं जो टर्की के हैं, एरोडन के ग्रुप, उससे तो फिर खतरा है। इसलिए तो हमें आगे सोच विचार करके अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि आईएसआई भी इसका इस्तेमाल कर रहा है, बहुत जोरों से इस्तेमाल कर रहा है इसको। और सच्चाई में यह है आज की तारीख में नेपाल को आईएसआई का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। पहले पाकिस्तान के बाद नेपाल है, और उसके बाद है किसी हद तक था बांग्लादेश, जो कि प्रेजेंट गवर्नमेंट है शेख हसीना की, उसने उनको काफी हद तक बंद कर दिया। तो ऐसे में हमें सोच विचार करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। और ये सच्चाई है कि ये जो आईएसआई प्लस ये जो अल कायदा के हैं जो टर्की से बैक्ड ग्रुप,
वो अभी जो इस्लामी संघ नेपाल के साथ मेल मिलाप करके काफी हद तक आपकी पॉपुलेशन का कन्वर्जन कर रहे हैं, मशरूम कर रहे हैं, यहाँ पर मॉस्क बना रहे हैं, मदरसा बना रहे हैं, और एंटी इंडिया एक्टिविटी बहुत हो रही है वहां पर। और ये इस्तेमाल किया जाता है ड्रग्स को भेजने के लिए, काउंटर फेक करेंसी इंडिया में भेजने के लिए, और टेररिस्ट और हथियारों को भेजने के लिए। हथियार भी बहुत आए हैं, जब भी जम्मू एंड कश्मीर में हथियार नहीं आ पाए हैं, वो ड्रोन के थ्रू भी, टनल के थ्रू भी, और नेपाल के थ्रू भी भेजे जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जनरल AK सिवाच साहब। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज आपने रोशनी डाली है। म्यांमार में जो सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं उनको लेकर के भी, जो चीन की तरफ से दिक्कतें हैं या चीन के भीतर जो दिक्कतें हैं कि वहाँ पर अगर कोई सवाल भी खड़े कर रहा है तो उनके ऊपर भी दमनकारी रवैया वहाँ की शी जिनपिंग सरकार चला रही है। और तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा कि नेपाल के बॉर्डर के भीतर टर्किश ग्रुप और कुछ अलकायदा के ग्रुप्स जो हैं वो भारत के लिए आगे जाकर के खतरा बन सकते हैं, जिनके लिए भारत सरकार को और हमारी सुरक्षा एजेंसियों को अतिरिक्त सावधानी की जरूरत है। तो जनरल सिवाच, आप जुड़े और इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपने अपने विचार रखे हैं। आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद चौधरी साहब, थैंक यू। नमस्कार।